नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका मेज़बान कैलाश जानी स्वागत करता हूं विज्ञान की क्लासों में। अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में जो चैप्टर हो रखे हैं उसके बाद अगला चैप्टर आता है अम्ल, सार एवं लवण। केमिस्ट्री का टॉपिक है। अपन यहाँ पढ़ेंगे अम्ल क्या चीज़ होती है, सार क्या चीज़ होती है, लवण क्या चीज़ होती है। उसके बाद में इनका कैसे अपन पता करते हैं कि ये अम्ल है या सार है, वो सारा आज इसमें एक जो पीडीएफ है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ होती है कि अपन जो पढ़ाने में एक या तो बोर्ड पे लिखूं उससे टाइम ज़्यादा खर्च होता है। इससे बेटर है कि मुझे समझाने की आवश्यकता ही पड़े, इसलिए पीपीटी तैयार करवा दिए और उसकी जो आपको पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मित्रों, आज का चैप्टर है अम्ल, सार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एवं साल्ट। इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, सार क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या होता है, एसिड क्या चीज़ है। अपन दैनिक जीवन में जैसे नींबू खाया आपने, अपन जो भी भोजन अधिकतर करते हैं एसिडिक माध्यम में करते हैं। नींबू थोड़ा खट्टा होता है, नींबू में होता है अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो आप ध्यान रखिएगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अम्ल साब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। आप एक ट्रिक याद रखिए, अनील या अनीला। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक होता है सूचक, इंडिकेटर। और ये सूचक प्राकृतिक रूप से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। अब आप पूछोगे सर लाइकेन क्या चीज है? तो लाइकेन होता है शैवाल एवं कवक का सहजीवी। लाइकेन जीव जहां प्रदूषण मुक्त जगह होती है वहां पाया जाता है शैवाल एवं कवक का सहजीवी होता है। तो इस लाइकेन से बना होता है लिटमस। और यदि नीला लिटमस है तो उसको लाल में कर देता है कौन? अम्ल। तो पहली चीज, स्वाद में खट्टे, अनीला मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगली बात, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यदि अम्ल को आप जल में घोल दोगे तो H+ आयन देगा। आप यहां समझिएगा, यहां मैं थोड़ी देर बाद में आपको अंतर में बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, पहले आप इतना ध्यान रखो कि जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखो कुछ अम्लों के नाम, जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? यानी ऐसे अम्ल जिनमें बहुत स्ट्रांगता से उसकी मात्रा होती है, वो प्रबल अम्ल होते हैं। जिसमें पीएच बहुत ही कम होती है, वो प्रबल अम्ल होते हैं। ये पीएच क्या फंडा है? पीएच को आप थोड़ा सा एक बार यहां समझ लो, आगे पूरा का पूरा टॉपिक आएगा पीएच अपना। पीएच एक स्केल टाइप होता है। स्केल में यहां आप देखोगे तो 0, 7, 14। यदि कोई पीएच 7 से कम है तो वो है अम्ल, एसिड है। और 7 से अधिक है तो कैसा है? बेस है, यानी सार है। और यदि किसी की पीएच 0 से 1, 2 के आसपास है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है वो। यानी ऐसे अम्ल जिसमें अम्लीयता की मात्रा बहुत ही अधिक होती है वो प्रबल अम्ल है। वो कौन कौन से? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्लों के उदाहरण है। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से प्रबल अम्ल कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, HCl, H2SO4 और HNO3। फिर दुर्बल अम्ल, तो ध्यान रखना एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। फिर लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सारे के सारे कैसे? दुर्बल अम्ल है। इसमें अम्लीयता की मात्रा इतनी स्ट्रांग रूप से नहीं होती है। फिर आते हैं, ये ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। किस में होता है? दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ये होता है सिरके में। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरके में होता है। फिर होता है सांद्र अम्ल ऐसा अम्ल जिसके विलयन में बहुत अधिक मात्रा होती है। माना कि कोई जलीय विलयन है, कोई भी विलयन हो गया, उस विलयन में यदि उस अम्ल की मात्रा बहुत अधिक है तो वो सांद्र है। और किसी विलयन में उस अम्ल की मात्रा बहुत कम है तो वो तनु विलयन है या तनु अम्ल है।
डाइल्यूट एसिड है। तो कंसंट्रेट एसिड या सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल जिसकी अधिक मात्रा में होते हैं जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, यानी ऐसा जल जिसमें अम्ल की मात्रा थोड़ी अधिक मात्रा में तो सांद्र, और ऐसा जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, वो कैसा होता है, तनु अम्ल। तो अम्ल किसी जलीय विलयन में ज्यादा तो सांद्र, और किसी जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा कम तो तनु अम्ल होंगे। तो कंसंट्रेट एवं डाइल्यूट का आपको पता चल गया। कंसंट्रेट अम्ल यानी सांद्र अम्ल जिसमें जल की कोई भी हो सकता है, ये प्रबल अम्ल भी सांद्र हो सकते हैं, दुर्बल अम्ल भी सांद्र हो सकते हैं। यहाँ सांद्रता का मतलब ये नहीं कि अम्लीयता कितनी है, सांद्रता का मतलब होता है कि किसी जलीय विलयन में उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, मात्रा ज्यादा तो सांद्र, मात्रा कम तो तनु। ठीक है जी, आगे देखिए सार क्या होता है। देखो सार सीधी सी बात है, वो क्या थे, अम्ल थे तो खट्टे थे, ये कैसे होते, कड़वे टाइप होते हैं, एकदम कड़वे है साहब, ये कड़वी चीज है। तो सार है वो। ये लाल लिटमस को नीला कर देते, तो वहां क्या याद रखा था, अनीला, याद रख लो सालिनी या शालानी। तो सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस क्या, वही किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। लाइकेन क्या है, सहजीवी है, किसका, शैवाल और कवक का। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, और मैं यही समझाने की आपको प्रयास कर रहा था कि जब भी इस प्रकार के आपको मिले तो यहां ध्यान रखना, जलीय विलयन में यदि कोई अम्ल है और जलीय विलयन में यदि कोई सार है, तो अम्ल जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन देंगे, और सार जलीय विलयन में OH- देंगे। ये फिक्स चीज है, ध्यान रखिएगा। यदि जलीय विलयन में अम्ल है तो H+ आयन देगा, और सार है तो कैसा देगा, OH- आयन देगा। प्रबल सार सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH या कास्टिक सोडा KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे प्रबल सार है। दुर्बल सार तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। सार जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं, जैसे NOH, KOH, MgOH2, ये क्या है, सारक है। वापस देखो अम्ल कैसे थे, यहां अपन अंतर का डायग्राम भी दे रखा है। देखो अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि सार क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। पहली चीज तो ये H+ देते हैं, ये OH- देते हैं सार। अम्ल की pH 7 से कम होती है साहब, अम्ल की pH 7 से कम और सार की pH 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा कितनी, तो 7 से 14 के मध्य होती है, और जो अम्ल होता है उसकी 7 से 0 के मध्य, 0 से 7 के मध्य होती है, इसकी 7 से ज्यादा होती है। अम्ल का स्वाद खट्टा, सार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये अम्ल एवं सार का अंतर हो गया। फिर किसी अम्ल या सार को आप कैसे पता करोगे, तो इंडिकेटर या सूचक का उपयोग लिया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि ये अम्ल है या सार है। ये सूचक 3 प्रकार से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम सूचक, तीसरा होता है गंधीय सूचक, कि गंध से पता कर सकते हैं कि अम्ल है या सार है। प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है, अभी अपन ने अध्ययन किया था कि लिटमस को लाल से नीला कर देगा, नीला से लाल कर देगा। तो जो लिटमस पढ़ा अपन ने वो कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हल्दी देखते हो आप, हल्दी जब हाथ पे लगी हुई होगी या कहीं भी, उसमें आप जब साबुन से हाथ धोओगे तो आपका हाथ लाल हो जाएगा, या हल्दी वो लाल पड़ जाएगी। उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि जो साबुन है वो सारी प्रकृति का है। जब सारी प्रकृति का होगा तो क्या होगा, लाल करेगा वो। तो मोटे तौर से आप एक चीज समझिएगा कि जो सूचक होते हैं 3 प्रकार से हैं। प्राकृतिक सूचक जिसमें पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी भी कैसा एक सूचक है। फिर आर्टिफिशियल या कृत्रिम सूचक मानव द्वारा बनाए गए हैं, रसायन होते हैं। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा आता है। निम्न में से कृत्रिम सूचक कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिर आता है गंधीय सूचक, स्मेली इंडिकेटर कौन से होते हैं, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या सारीय माध्यम में बदल जाती है। जैसे लहसुन है, इन सब की गंध जो होती है, अम्ल होगा तो अलग गंध आएगी और सार होगा तो अलग गंध आएगी।
प्याज, लौंग का तेल या लहसुन, ये सब कैसे होते हैं भाई? गंधीय सूचक होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सूचक होते हैं। फिर अपन देखते हैं इन सूचकों में किस प्रकार से इनका रंग परिवर्तित होता है, अम्ल में कैसा ये बिहेव करता है, व्यवहार करते हैं, और सार में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक लिटमस वगैरह ये सब, लिटमस जो अम्ल में क्या कर देगा, लाल की तरह व्यवहार करेगा। तो आप पढ़ते हो अनीला, नीले को लाल करता है, और सार में कैसा होगा, नीला पड़ जाएगा। लाल पत्ता गोभी का जो रस होगा वो अम्ल में लाल पड़ जाएगा और सार में हरा हो जाएगा। हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं, लेकिन सार में कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। और हाइड्रेंजिया का जो फूल का रस होता है वो अम्ल में तो नीला पड़ जाएगा और सार में गुलाबी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के इंडिकेटर, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि किसी सार में हल्दी लगने पर किस प्रकार का रंग होगा, लाल रंग। हाइड्रेंजिया के फूल को अम्ल में डालने पर किस प्रकार का रंग होगा, नीला रंग। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या कृत्रिम सूचकों में कैसा होता है, तो फिनोप्थेलिन डालते हैं यदि अम्ल में तो रंगहीन, कोई रंग में चेंज नहीं, और सार डालने पर गुलाबी रंग का। प्रयोगशाला में अपन प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का एक गुलाबी रंग प्राप्त होता है। मैथिल ऑरेंज जब अम्ल में डालोगे तो लाल हो जाएगा और अन्यथा सार में कैसा हो जाएगा, पीला। गंधीय सूचक, प्याज के रस को यदि अम्ल में डाल दोगे तो एकदम तीखी गंध आएगी, जबकि सार में डालने पर कोई गंध नहीं आती है। वनीला समान गंध रहती, कोई चेंज नहीं होती अम्ल में, जबकि जब सार में डालोगे तो कोई गंध ही नहीं आएगी। लौंग का तेल अम्ल में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन सार में क्या होगा, कोई गंध ही नहीं होगी, गंध रहित हो जाएगा। तो इस प्रकार के सूचक आप ध्यान रखिएगा। अब सूचकों के बाद अपन बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ अपन खाते हैं, पीते हैं, उनमें कौन कौन से अम्ल होता है, और एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है यहां से। नींबू या संतरे में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा होता है, मेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH3COOH। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आमाशय, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, आमाशय में कौन सा रस होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। चाय में टैनिन अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम ही क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी, जो चींटियां वगैरह काटती है, उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है या मैथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मैथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है जी। लाल चींटी में कौन सा होता है, या मधुमक्खी के डंक में भी कैसा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये मोटे तौर से आप एक जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अब कुछ अम्ल एवं सार के क्या क्या केमिकल गुण होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, बहुत डिटेल की बात कर रहे हैं अपन। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उस एनसीईआरटी में कुछ हिस्से में ये चीजें भी लिखी हुई है, आप पढ़िएगा इसको, पर मैं यहां समझा देता हूं, बड़े ढंग से समझिएगा, ज्यादा फर्क नहीं इन दोनों में। यदि एक बार समझ में आ गया तो अम्ल और सार जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो, पहला, यदि मैं धातु के साथ अभिक्रिया कराता हूं, कोई मेटल ले लेता हूं, धातु जैसे जिंक, लोहा वगैरह, इन सब को ले लेता हूं, बाकी कोई भी आप धातु ले सकते हैं। उन धातु के साथ यदि अम्ल की अभिक्रिया करवाओगे, कोई भी धातु ले लो, उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो फिक्स है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यदि किसी सार के साथ अभिक्रिया कराओगे तो भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए, यदि अम्ल या सार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और उस गैस को निकलने की क्या जांच होती है, तो पॉप टेस्ट, पॉप, क्योंकि जैसे ही वो गैस निकलेगी और आग के पास ले जाओ, पट 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 इस प्रकार की आवाजें आएगी, तो पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। तो अम्ल के साथ धातु लगाया, माना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया आपने, HCl लिया और उसमें जिंक डाल दिया आपने, तो क्या होगा, ये लवण बना देगी। देखो, Zn के साथ में Cl ने अभिक्रिया की तो ZnCl2 बन गया, और ये H क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, तो H2 गैस बाहर निकल आएगी। वैसे सार लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
साथ में कौन सा लिया धातु, जिंक, Zn। ये जिंक क्या होगा, ये Na के साथ अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, पीछे बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण करेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आ जाए एग्जाम में, या ऐसा आ जाए कि किसके साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम जिंकेट बनता है, जिंक के साथ। तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस का जांच कैसे होती, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन किसी भी अभिक्रिया से निकल रही है या नहीं निकल रही है, उसकी जांच पॉप टेस्ट होता है। मोमबत्ती को पास ले जाओ, यदि मोमबत्ती के अंदर पॉप 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 आवाज आ रही है, पट 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 तक की ध्वनि से जल रहा है, तो पॉप टेस्ट है, वो हाइड्रोजन उपस्थित है उसमें। फिर दूसरा, धातु कार्बोनेट एवं धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन। धातु के साथ अभिक्रिया करी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अब धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एक ही बात है, कोई अंतर नहीं ज्यादा। यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी भी धातु कार्बोनेट की, तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। और यदि इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपन पास करवाते हैं चूने से, चूने के पानी से, तो दूध या पानी निकलता है। तो अम्ल के साथ ये धातु कार्बोनेट को डाला जाता है तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल। तो एग्जाम में ध्यान रखना, प्रश्न क्या बनेगा, यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाएं तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, गांठ बांधने वाली बात। जबकि धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, HCl लिया, उसकी अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, NaCl, नमक बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और H2O बनी। तो ये तीन प्रकार से। फिर सार के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धातु बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट ले लो या बाई कार्बोनेट ले लो, इसके साथ सार कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। और अपवाद के विज्ञान में प्रश्न बनते हैं, अपवाद के ही प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सार के साथ धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे देखिए, अम्ल एवं सार की यदि अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। यानी आप लवण यदि आपसे पूछे या साल्ट, तो ये साल्ट या लवण कैसे होता है, अम्ल और सार यदि आपस में अभिक्रिया करवा ले तो क्या प्राप्ति होगी, लवण की, और साथ में जल की प्राप्ति होती है। तो लवण कैसे बनता है, अम्ल एवं सार जब आपस में मिल जाए तो लवण बनते हैं और जल की प्राप्ति होती है। अम्ल एवं सार आपस में मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। उदासीनी प्रकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है, जब अम्ल एवं सार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनाते हैं। इनमें कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं, ना अम्ल की भांति ना सार की भांति लवण का निर्माण करते हैं। जब अम्ल द्वारा सारक का प्रक्षेपित या प्रेषित प्रभाव एवं सारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त कर दे, यानी सार अम्ल के साथ जुड़कर सार का प्रभाव नष्ट कर दे और अम्ल सार के साथ जुड़कर अम्ल अपना प्रभाव नष्ट कर दे, तो परिणाम स्वरूप लवण और जल की प्राप्ति होती। यही बात है कि अम्ल जब सार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। यही अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनी प्रकरण होते, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है। उदाहरण दे देंगे आपको, बोलेगा निम्न में से अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आपको सिलेक्ट करना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी जब आप सार है, ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है, HCl क्या है, अम्ल है, तो सार और अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और साथ में क्या मुक्त होगा, जल मुक्त होगा। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल सार, देखो अम्ल क्या है, प्रबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके साथ बहुत मर्दा करदा कोई सार आपने मिला लिया तो जो लवण प्राप्त होगा वो अम्लीय होगा और जल बनेगा। यानी जो मजबूत होगा उसके गुण ज्यादा होंगे। यहां मजबूत कौन है, अम्ल, तो अम्ल होगा लवण, अम्लीय लवण होगा। दुर्बल अम्ल है यानी थोड़ा मुर्दा अम्ल है, जबकि प्रबल क्या है, सार, तो जो प्राप्त होगा लवण वो सारीय होगा, क्योंकि प्रबल कौन है, सार है। प्रबल अम्ल और प्रबल सार यदि मिल जाए तो उदासीन लवण, बिल्कुल ये फैक्ट चीज है।
दोनों यदि मजबूत है और लड़ रहे हैं तो आपको पता ही है दोनों जब आपस में लड़ेंगे बराबर रहेंगे, इसका मतलब उदासीन लवण होगा। लेकिन दोनों में से एक मजबूत होंगे तो उसके गुण ज्यादा होंगे। तो दुर्बल अम्ल है, सब माना कि प्रबल अम्ल है, तो यहाँ प्रबल अम्ल के गुण आएंगे नहीं, अम्लीय लवण बनेगा। यहाँ क्या है, प्रबल सार है तो प्रबलता सार की है तो प्रबल सारी लवण बनेगा। और प्रबल अम्ल और प्रबल सार दोनों प्रबल है तो यहाँ उदासीन बनेगा। और यदि दुर्बल अम्ल है और दुर्बल ही सार है तो भी क्या बनेगा, उदासीन, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों ही दुर्बल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं मोटे तौर से अपन ने क्या पढ़ा वो देखो। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाएं तो लवण और जल की प्राप्ति होगी। यदि किसी धातु कार्बोनेट से करवाएं तो आपको पता है कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया सार से करवाएं तो लवण और जल। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से करवा दें, वही बात है, बाइकार्बोनेट नहीं था, वहां कार्बोनेट था और यहाँ बाइकार्बोनेट, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यानी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड, और धातु के साथ करवा दो तो हाइड्रोजन गैस। ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। अब सार देखो, सार की वही फिक्स बात है कि धातु के साथ अभिक्रिया करवा दो तो हाइड्रोजन गैस, धात्विक अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवा दो तो लवण और जल, धातु कार्बोनेट के साथ करवा दो तो कोई अभिक्रिया नहीं, और यही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात, अम्ल के साथ करवा दो तो लवण और जल, और बाइकार्बोनेट के साथ करवा दो कोई अभिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। तो ये मोटे तौर से अपन ने अभी तक ये चीजें पढ़ी है। अब वापस वही बात आता हूं, पीएच स्केल। सबसे पहले बात, पीएच क्या होती है, आपको कैसे पता है कि ये अम्ल है या सार है? तो क्या करते हैं, एक स्केल टाइप आता है उसे बोलते हैं पीएच स्केल। इस पीएच स्केल के ऊपर जो आपके पास अम्ल है या सार है उसकी बूंद डालते हैं, तो बूंद डालने पर आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का रंग आ रहा है या उसकी पीएच कितनी आ रही है। 7 से कम आ रही है तो कैसा है, अम्ल है, और 7 से ज्यादा आ रही है तो क्षार है। तो एक इस प्रकार की स्केल होती है, यहाँ बीच में 7 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। 7 से कम है तो वो अम्ल है, 7 से ज्यादा है तो क्षार है। अब यहां आप देखिए पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म क्या आता है पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो पीएच नाम दिया है वो पुचांस नाम होता है, उसका नाम क्या है, पुसांस। ये देखो पुसांस, जो एक जर्मनी का शब्द है पुसांस। अब ये पीएच क्या है, इस पीएच की खोज की थी सोरेनसन ने। पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। कब की थी, 1909 में की थी। और उसने बताया कि यदि पीएच आपके पास है तो आप उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है उससे आप उसकी पीएच ज्ञात कर सकते हो कि अम्ल है या क्षार है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन उस विलयन में कितने हैं उससे पीएच स्केल को डेवलप किया गया, खोज की गई। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच बराबर -log10 H+। यानी आपके पास यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है तो आप किसी भी विलयन की पीएच ज्ञात कर सकते हो। जैसे जल की पीएच 7 होती है तो अपन ने कैसे ज्ञात की, इस पीएच फॉर्मूले से ज्ञात की। पीएच में पी का मतलब होता है पुसांस, एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच यदि 7 है तो उदासीन है, पीएच यदि 7 से कम है तो अम्लीय है, और पीएच यदि 7 से ज्यादा है तो क्षार है। यह 0 से 14 तक का मापक लिया जाता पीएच। अगली बात पीएच के बारे में कि यदि 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, यदि 7 से 0 की ओर और बढ़ रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, और 7 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, और 7 पे है तो उदासीन। ठीक है जी। तो इस प्रकार की पीएच होती है। अब पीएच का क्या महत्व है, तो आप यहां देख लो पीएच का महत्व। आपने पीएच कहां जरूरत पड़ती है, देखो पहला है, आप यहां देख लो एसिडिटी या अम्लीयता के उपचार में। एसिडिटी तो हुई होगी आपको, और एसिडिटी होने पर आपको बोला होगा इनो लीजिए।
इनो क्यों लिया? इनो इसलिए लिया क्योंकि पेट में अम्ल का निर्माण हुआ। इनो होता है क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बना देंगे, तो वैसी चीजें हो गई। तो पीएच में अम्लीयता, अम्लीयता के उपचार में जैसे ही आपको एसिडिटी हुई, माना कि एचसीएल का उत्पादन ज्यादा हुआ। एसिडिटी क्यों होती है? या तो आप क्या करते हो, भोजन कम करते हो, या भोजन का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, या फिर आप एसिडिक ज्यादा भोजन करते हो, या भोजन ज्यादा करने के उपरांत जो एचसीएल होता है वो भित्तियों के सारे सारे बाहर निकल आता है, या आपका इनबैलेंस फूड हो तो एसिडिटी ज्यादा होती है। चिंगम चबा रहे हो तो एसिडिटी, धूम्रपान कर रहे हो तो एसिडिटी। क्यों? क्योंकि धूम्रपान कर रहे हो, माना कि अब हाइपोथैलेमस इस पेट को मैसेज कर रहा है कि एचसीएल निकालता रहे, भोजन आ रहा है, एचसीएल निकलता रहता है, इसलिए एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी के उपचार में आपको पता चला कि एसिडिटी है, तो उसके उपचार में आप क्षारीय प्रकृति का जो भी लोगे, जैसे MgOH2 लोगे, इनो लोगे, खाने का सोडा लोगे, है ना, NaHCO3, तो ये क्या होता है, एसिडिटी के उपचार का होता है। तो एसिडिटी होने पर पीएच यही तो फायदा करता है। यदि पीएच आपके पास नहीं है तो आपको कैसे पता चला जो पेट में है वो अम्ल है? तो इस पीएच की सहायता से पता चला। तो MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला एग्जाम में आता है भाई, ध्यान रखिएगा, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडे का आता है, खाने का सोडे का कहाँ उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, खाने में लेते हैं अपन, बेकरी उद्योग में लेते हैं। फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। दूसरा इसका क्या उपयोग होता है? दंत क्षय के उपचार में, टीथ डिग्रेजिंग में। अब आप देखो, माना कि आप भोजन करते हो, तो भोजन करने के बाद कुछ भोजन के जो कण होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं। अब दांतों में फंसने से क्या होता है कि जो दांतों में फंसने के उपरांत जीवाणु वगैरह पैदा होते हैं जो अम्ल का उत्पादन करते हैं। अब जो मुख होती है उसकी पीएच फिक्स होती है। अब यदि इसकी पीएच 5.5 से भी कम हो जाए, यदि मुख की पीएच 5.5 से भी कम हो जाए तो क्या होगा? तो जो दांतों के ऊपर एक परत होती है उसे बोलते हैं इनेमल। दांतों के ऊपर क्या होती है? एक परत होती है, उसे बोलते हैं इनेमल, जो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। इस इनेमल को नुकसान पहुंचाती है। जब पीएच 5.5 से कम हो जाए तो मुख में दांतों पर उपस्थित इनेमल ये क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाती है। तो अपन जो भी टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट जो भी करते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसके उपचार में क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन उपयोग में लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। तीसरा अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। आपको पता है आजकल बारिश, एसिडिक जो रेन होती है उसकी मात्रात्मक संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ी? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है, और पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, HCl, इनकी मात्रा बढ़ती गई। अब ये बढ़ा है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O या NO2, इन सब की बढ़ने से क्या हो गया? तो अब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो, H2SO4 का निर्माण हो गया। क्योंकि जल के साथ जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रिया करेगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा? धरती पे बरसेगा तो मिट्टी की पीएच परिवर्तन कर देगा, जो इमारतें होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, मानव को नुकसान पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? H2CO3 बना देता है। HCl तो खुद एक अम्ल है, N2O HNO3 बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये सारी जल के साथ अभिक्रिया करके धरती पर ही आती है। तो आजकल अम्लीय वर्षा बढ़ गई है। तो ये पता कैसे चला? पीएच के माध्यम से चला। फिर अपन देखते हैं मिट्टी की पीएच ज्ञात करने में। आपको पता है मिट्टी की जांच की जाती है। अब यदि आपको मिट्टी की पीएच पता है कि अम्लीय है या क्षारीय, तो उसका उपचार कर सकते हैं, क्योंकि उदासीन माध्यम में जो फसलें होती है वो ज्यादा विकसित होती है। तो मिट्टी की पीएच ज्ञात करने में भी पीएच का उपयोग लेते हैं। अभी देखो, आपसे पूछेंगे यदि कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसमें आप क्या डालोगे? तो चूना डालोगे। यदि कोई मिट्टी अम्लीय है, एसिडिक है, तो उसमें आप क्षारीय प्रकृति का चूना डालोगे, यानी CaO डालोगे। तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी के उपचार में क्षारीय प्रकृति का चूना डाला जाता है। आपसे पूछ ले यदि मिट्टी क्षारीय है
या लवणीय हैं तो उसमें क्या डालोगे? तो उसमें डाला जाएगा जिप्सम या रॉक फास्फेट। तो सारी या लवणीय प्रकृति की मिट्टी के उपचार के लिए रॉक फास्फेट या जिप्सम का उपयोग लिया जाता है। तो ये सारे के सारे पीएच का उपयोग हो गया। एक ये भी ध्यान रखना, मिट्टी जो चींटियां डंक मारती है, आपको पता हो तो चींटी डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी डंक मार ली तो उसमें फॉर्मिक या मैथेनोइक अम्ल होता है। तो इसके डंक के उपचार में भी अपन क्षारीय प्रकृति का उपयोग ले सकते हैं। तो अपन लेते हैं खाने का सोडा। जैसे ही चींटी काटे आप खाने का सोडा लगा दो उसके ऊपर, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का और खाने का सोडा क्षारीय प्रकृति का है, तो उपचार हो जाएगा। तो ये सारी पीएच की इंपॉर्टेंस हो गई। अब यहां अपन ने इस डायग्रामेटिक में देखते हैं कि पौधे एवं पशु की पीएच के प्रति संवेदनशीलता होती है। हमारे शरीर की पीएच होती है 7 से 7.8 के आसपास। वर्षा जल की यदि पीएच 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक बात है, अम्लीय वर्षा में पीएच 5.6 से कम हो जाए तो। फिर मिट्टी की पीएच ज्ञात करने पर अब इसका उपयोग ले सकते हैं कि फसलें अधिक हो तो अम्लीयता या क्षारीयता की जांच कर सकते हैं अपन। पाचन तंत्र में वही बात है कि एसिडिटी के उपचार के लिए एंटी एसिड का उपयोग लेते, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2। फिर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तो वो ये क्षारीय प्रकृति का क्या लेते हैं अपन? दंतमंजन का उपयोग लेते हैं। फिर है पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा, तो जो डंक मारते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है, तो उसके उपयोग अपने उसके उपचार के लिए खाने का सोडे का या बेकिंग सोडे का उपयोग लेते हैं, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। नेटल, ये पेड़ है, उसका जो पत्तियां होती है उसका उपयोग ले सकते हैं अपन। नेटल के डंक वाले बाल मैथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर। नेटल का मतलब तो होता है कीड़े, जो डॉक प्लांट्स है उसकी पत्तियों का उपयोग लेते हैं अपन। इस यदि नेटल ने कोई यदि मधुमक्खी वगैरह काट ले तो इस जो डॉक पौधे की पत्तियां होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। डॉग प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, तो उसका उपयोग अपन ले सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर था अम्ल और क्षार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको वापस देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।